अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, हम बखूबी वाकिफ हैं कि आज पैसों का ज्यादातर लेन देन ऑनलाइन होता है। अधिकतर सरकारी महकमों की सेवाओं में भी भुगतान का माध्यम ऑनलाइन है। बेशक पेमेंट का ये तरीका सुविधाजनक है, आपको लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको सजग रहना है, जागरूक रहना है। आपको सुनिश्चित करना है कि गोपनीयता बनी रहे। हमारे बैंक भी उपभोक्ताओं को समय समय पर मुख्तलिफ माध्यमों से जागरूक करते रहते हैं। उपभोक्ताओं को उनके हक हकूक अधिकारों के बारे में नई नई सुविधाओं के संबंध में भी बाखबर किया जाता है। इसी सिलसिले में आज सुप्रभात में हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोकपाल श्री रमेश चंद जी से की ये बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक अधिकार के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए? जी देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के फंक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेगुलेटेड जो एंटिटीज है वो अपने ग्राहकों के जो शिकायतों का जो समाधान है वो बहुत ही एफिशिएंट और फेयर मैनर में करें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं है उस तरह के समाधान से, तो उसके लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म की स्थापना की है। और इसी के अंतर्गत जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है रिजर्व बैंक का, इसके अंतर्गत अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म इसको और ज्यादा कन्वीनियंट, इफेक्टिव और सिंपल बनाने के उद्देश्य से पहले की जो योजनाएं हैं, लोकपाल योजनाएं, उनको इंटीग्रेट करके वर्ष 2021 में ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 इसको लॉन्च किया था 12 नवंबर 2021 को, जिसे हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। जी जी। और ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है ये एक वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के प्रिंसिपल पर आधारित है। जी। भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी लोकपाल हैं सभी विभिन्न माध्यमों के द्वारा देश के जो रिमोटेस्ट लोकेशन में बसे लोगों तक इस अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बस जो दूर दराज इलाकों में रहायश पजीर लोग हैं। जी जी। क्योंकि प्रचार प्रसार के जो माध्यम है हालांकि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसे समाचार पत्र हैं तो दूर दराज जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पहुंचने में समय लगता है। जी जी जी। जैसे आकाशवाणी है जो तो जैसे आप बात कर रहे हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है जी। उसी वक्त, और दूर दराज इलाकों में। जी जी जी। इसके लिए मैं आपका आकाशवाणी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमें हमेशा ये मंच प्रदान करते हैं। और एक और हमारा उद्देश्य था कि आजकल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बहुत इसकी बढ़ोतरी हुई है, ऑनलाइन सेवाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। कई बार जो है फ्रॉडुलेंट इंसिडेंट्स भी होते हैं इसमें, उससे बचने के लिए भी लोगों को आगाह करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है आपके यहाँ पर आए। बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबीआई अम्बर्समैन स्कीम 2021, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। आरबीआई ने 2021 में 3 योजनाओं को एकीकृत करके इस नई योजना को जो है लॉन्च किया था। वास्तव में जो है हमारे देश में जो बैंकिंग लोकपाल की स्थापना सबसे पहले 1995 में हुई थी। जी जी। जो बैंकिंग कंज्यूमर्स के लिए थी। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारे वित्तीय क्षेत्र में जो बदलाव आए इसमें कई तरह के संशोधन हुए। 2018 में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी एक लोकपाल योजना लाया गया था और 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी। तो इन तीनों को मिला के जो है एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन जो एकीकृत लोकपाल योजना जो है ये लाया गया। एक तो ये बहुत ही सिंपल है लोगों को अप्रोच करने के लिए। इसमें एक देश एक लोकपाल का जो दृष्टिकोण है वो लाया गया। सभी तरह के जैसे आप कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल है जिसका एड्रेस है https://cms.rbi.org.in।
इसका एड्रेस फिर से आप बता दें। जी, ये एड्रेस है https://2 बार जी फिर cms.rbi.org.in। जी 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 इस पोर्टल पे जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसमें कंप्लेंट दर्ज करना। इसके अलावा एक हमारे चंडीगढ़ में सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है जी, जहां पर आप फिजिकली और ईमेल से भी लेटर भेज सकते हैं, कंप्लेंट भेज सकते हैं। जो सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है उसका एड्रेस भी मैं श्रोताओं की बेनिफिट के लिए मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। जी जी ये एड्रेस है सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017। जी ईमेल का पता भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा। ईमेल का पता है crpc@rbi.org.in। इसमें स्ट्रेस करना चाहूंगा जो पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करना जो है बहुत इजी है। जी जी जी। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने जिक्र किया आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज का, इसके खिलाफ शिकायत जो है वो किन परिस्थितियों में दर्ज की जा सकती है? शिकायत के आधार क्या है? जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके ग्राहकों का जो शिकायत है उसका समाधान करने के लिए मूलतः जो दायित्व जो है रेगुलेटेड एंटिटीज का ही है। लेकिन अगर रेगुलेटेड एंटिटीज की तरफ से शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है या उनको 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता है जी। या रिप्लाई आता लेकिन संतुष्ट नहीं है, उस स्थिति में जो है आप आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए जो आधार है वो बहुत ही सिंपल, जैसे डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विस, किसी भी तरह की जो सेवा में कमी है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसमें जो कमी है उसके विरुद्ध जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जिस तरह से रमेश जी आप लोकपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर है, जहाँ लद्दाख है, इसी तरह आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? आरबीआई के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए न्यूनतम आवश्यक विवरण क्या है? शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले और सबसे आसान तरीका तो यही है जो पोर्टल का जो एड्रेस मैंने बताया, सीएमएस पोर्टल में। वो दूसरा तरीका है आप जैसे चिट्ठी भेजते हैं, फिजिकली जो कंप्लेंट भेजते हैं जी जी, वो आप हमारे सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। और तीसरा जो है ईमेल से भी भेज सकते हैं। जानकारी जो शिकायत दर्ज करने के लिए वो है, जैसे सबसे पहले तो नाम, एज, मेल फीमेल, वो उसके अलावा जो है किस संस्था के विरुद्ध शिकायत है, संस्था का नाम, उसकी शाखा का नाम और बैंक अकाउंट नंबर। जी जी, वो उसके साथ साथ जो शिकायत का जो तथ्य आप अगर देंगे तो उससे बहुत इजी हो जाता है। जैसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जी जी, शिकायत को पहले जो है रेगुलेटेड एंटिटीज के पास दर्ज करना। आप आरबीआई लोकपाल के पास अप्रोच करते समय अगर रेगुलेटेड एंटिटीज से आपको कोई रिप्लाई आया तो उसकी कॉपी भी लगाएं। जी जी, अगर नहीं आया तो आप मेंशन करें कि कौन से डेट को आपने शिकायत दर्ज किया था उनको, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। जी जी। और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें। आपकी शिकायत और समस्या के बारे में कई बार जो है क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है जी, तो उस स्थिति में जो है आपको फोन करके जो है उसका स्पष्टीकरण, कोई भी डिटेल चाहिए जो जी, और ईमेल भी अपना दें उसमें। लास्ट में रिजर्व बैंक की तरफ से जब ये शिकायत का निपटान पूरा हो जाता है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर आता है जी, क्लोजर लेटर फॉर्म में। ईमेल से भेजेंगे तो जल्दी पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल सही आपने बताया कि पूरा विवरण आपका होना चाहिए, आपका नाम, पता, उसमें अपना टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर और जो शिकायत आप कर रहे हैं वो क्या है जी। तो अगर उसके बारे में आपने पहले कहीं शिकायत की है तो उसका क्या जवाब आप आया है उसकी कॉपी भी साथ लगा दें। तो ये चीजें कस्टमर के हित में है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के हित में है ताकि वो तेज गति से निवारण हो। श्रोताओ, भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल श्री रमेश चंद जी से की गई बातचीत अभी जारी है। वेलकम बैक। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख श्री रमेश चंद। आपको ज्यादातर मुख्यतः किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं? या वर्तमान में डिजिटल फ्रॉड्स जो आपने बातचीत में जिक्र किया उनका भी, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें सामान्यतः इस्तेमाल होने वाला जो मॉडस ऑपरेंडी है उनसे बचने के बारे में ग्राहकों को किन बातों के प्रति सजग रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है, वर्तमान में जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
शिकायतों में भी हमने देखा है कि ये जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका शेयर जो है सबसे ज्यादा है। इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, इसका शेयर भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिर लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स, पेंशन से रिलेटेड इस तरह की शिकायतें आती है। मॉड्यूस ऑपरेंडी की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो एनालिसिस करते हैं हम शिकायतों का, जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जो होता है, जी जी, उसमें हम ये देखते हैं ज्यादातर जो इस तरह के केसेस जो हो रहे हैं वो लोगों में जो अवेयरनेस की कमी के कारण हो रही है ज्यादातर। साथ ही लोग जो है झांसे में आ जाते हैं कुछ ग्रीड के कारण। उससे बचने के लिए जो है मेन तो यही है कि मैं ये कहूंगा सभी से कि आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है, सीक्रेट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। जो क्रेडेंशियल्स में कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका एटीएम पिन हो गया, यूपीआई पिन, आजकल पैसा भेजने के लिए जो है यूपीआई के थ्रू जो है बहुत यूज हो रहा है। जी जी, तो यूपीआई पिन जो है उसको सीक्रेट रखे, किसी के साथ ना शेयर करें। और मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के दौरान जो एक ओटीपी आती है, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसको बिल्कुल ही शेयर ना करें किसी के साथ ही। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है, आपका पासवर्ड वगैरह जो है, यूजर आईडी है, वो बिल्कुल आप किसी इवन बैंक वालों के साथ भी शेयर ना करें। नॉर्मली बैंक वाले ये मांगते नहीं है। जी जी, कई बार हमने कई केसेस देखे, जैसे किसी को फोन आता है, केवाईसी आपका अपडेट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जी जी, आप तुरंत जो है केवाईसी को अपडेट करें। तो उस तरह का अगर कोई कॉल आता तो आप जब तक वेरीफाई करके ये श्योर ना हो कि ये एक्चुअल में बैंक से है, तब तक रिस्पॉन्ड ना करें। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो सब मामलों में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही कई तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका 10 रुपीज पेंडिंग है, नहीं तो शाम तक आपका वो बिजली कट जाएगा। हाँ, जी जी, तो आप तुरंत 10 रुपए जमा करें। लोग जो है आज के दिन में 10 रुपए किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें भी एक लिंक भेज देते हैं ये फ्रॉडस्टर जो है। लिंक में आप बैंकिंग से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स जो है भरने को बोलेंगे, तो इस तरह से भी फ्रॉड हो जाता है। जी जी, और फिर हो सकता है उसका भी ओटीपी मांग ले। जी, साथ ही जो है कई वो होते हैं जैसे अनवेरिफाइड, जैसे रिमोट एक्सेस एप्स जो मोबाइल में जो है वो एक बार डाउनलोड हो गया तो आपके मोबाइल का कंट्रोल जो है दूसरे के पास चला जाता है। जी जी जी, तो सारा वो अपने आप ऑपरेट करेगा उसमें। आपके सारे सीक्रेट्स उसके पास। बिल्कुल, कभी भी जो ऐप जो है आप डाउनलोड ना करें बिना चेक किया। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई रमेश जी के बैंक कभी अपने कस्टमर से उसकी ये जानकारी नहीं मांगता है जी कि हमें ओटीपी भेज दो, हमें ये कर दो, आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, ये कर दो। जी जी, तो इस तरह के झांसों में नहीं आना। हाँ जी, एक और हमने ये देखा कि लोग जो है कई बार बैंक को कांटेक्ट करना चाहते हैं तुरंत। आज के जमाने में हर चीज का आंसर हम गूगल में ढूंढते हैं। गूगल में आप सर्च करते हैं कि बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है। जी जी, तो वहां से कोई नंबर मिल गया, तुरंत जो है उस नंबर पे आप फोन करेंगे, लेकिन वो नंबर एक्चुअल में बैंक का नहीं होता, वो किसी और का होता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाइड करते हैं, तो आप उसमें फंस सकते हैं, उस झांसे में। कभी भी आप, मैं ये कहूंगा कि कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने के लिए बैंक का जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां से ही लें या बैंक ब्रांच से लें, आप नंबर जो है नोट करके रखें। जी, आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके आकाशवाणी के स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहम जानकारी फराहम की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके साथ ही आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर व लद्दाख श्री रमेश चंद। इस जानकारी के लिए पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की।